So good evening to all. We at Osteoporosis and Arthritis Care welcome you all for today's session on awareness of lower back pain. Obviously, if I say lower back pain can be experienced at any age, and most people experience lower back pain at least once in their life. To enlighten this topic, today we have on our best expert with us. Dr. Abhishek Baish is an orthopedic and joint replacement surgeon with extensive experience in sports injuries, arthroscopy, regenerative medicine based at Indraprastha Apollo, Delhi. Dr. Commitment to excellence has made him a leading expert in joint preservation, cartilage transplantation, and regenerative orthopedics. With more than decades of experience, Dr. Vai specializes in cutting-edge procedures, complex trauma surgeries. A prolific researcher, obviously, doctor having a fundamentally on basic, on very extensively on research oriented, has had authored more than 28 for peer-reviewed publications. He holds key editorial positions also, serving as an editor-chief, a Journal of Arthroscopy Surgery and Sports Medicine. Obviously, Doctor, outstanding contribution to research and clinical excellence have earned him prestigious fellowship and multiple accolades. So, without waiting further, I think it's everybody want to hear from the main the expert. So let's welcome Dr. Abhishek Vaish to educate us about lower back pain and issues related to you. So over to you, doctor. Thank you so much for that elaborate introduction. So friends, for ease of अंडरस्टैंडिंग आज हम लोग हिंदी और इंग्लिश में मिक्स बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बैक पेन की। तो बैक पेन होता क्या है और क्यों होता है, और ये बैक पेन अगर किसी को हो रहा है तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बैक पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज की जनता बहुत परेशान है, और एवरीडे आप हर कोई कभी ना कभी बैक पेन से परेशान हुआ है। तो बैक पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो देखी जाती है। 10 में से 8 लोगों को कभी ना कभी मतलब ने सताया है, और मेजोरिटी लोगों में अगर कारण पता चल जाए तो ये यूजुअली सीरियस नहीं होता है, बट इसका किस कारण से बैक पेन हो रहा है वो जानना और उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि बैक की बोन्स होती क्या है। लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन रहते हैं कि हमें सर्वाइकल हो गया है, हमें लंबर प्रॉब्लम एक्चुअली होता क्या है? तो आप देखेंगे गर्दन सर्वाइकल के नीचे जो एरिया होता है उसको थोरैसिक वर्टिब्रा स्पाइन बोलते हैं। उसमें 12 वर्टिब्रा और उसके नीचे होता है लंबर एरिया। लंबर में नॉर्मली 5 हड्डियां होती हैं, उसके नीचे सेक्रम और कॉसिक्स। तो मेजॉरिटी जो लोगों में प्रॉब्लम देखी जाती है वो या तो सर्वाइकल की होती है या लंबर एरिया की। थोरैसिक की प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसके बारे में हम बात। तो डिस्क होता क्या है? लोग कहते हैं हमें डॉक्टर साहब डिस्क हो गया है या गैप कम हो गया है। क्या होता है? तो डिस्क आप देखेंगे दोनों दो हड्डियां हैं, दो हड्डियों के बीच में एक जेली जैसा चीज होता है जिसको डिस्क बोलते हैं। इस डिस्क के अंदर जेली होती है, और ये जेली जब ये डिस्क का बैग ये फट जाता है तो जो जेली है वो बाहर आ जाती है, और इस कैनाल इस ट्यूब के अंदर जो नस जा रही है उसको दबाने की वजह से डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह से ये नर्व प्रेस करती है, तो उसको सियाटिका। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ये ट्यूब होती है, इसको वर्टिब्रल कैनाल बोलते हैं। इसके अंदर नर्व जाती है, और ये नर्व अगर किसी कारण से दब जाए या इस पे दबाव आ जाए तो उसकी वजह से पैरों में झंझनाहट, सुन्नपना, खिंचावट, कमर में दर्द होने की वजह से बैक पेन होने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो हमारी हड्डियां हैं बैक की, उसके आसपास बहुत सारे मसल्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होता है। आप देख सकते हैं कितनी सारी मसल्स होती हैं बैक में, और जरूरी नहीं है कि बैक पेन का कारण नर्व की प्रॉब्लम से ही हो, कभी कभी मसल की प्रॉब्लम से भी बैक पेन होने की संभावना हो सकती है। तो ये जानना जरूरी है कि क्यों बैक पेन हो रहा है, तभी उसका ठीक से इलाज करा जा सकता
तो सबसे कॉमन कारण क्या हो सकते हैं बैक पेन? हम इनको कॉज की वजह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैकेनिकल बैक पेन, कुछ आपको डॉक्टर ने सुना होगा, बोलते हैं मैकेनिकल बैक पेन है। तो मैकेनिकल का मतलब है जब भी आपकी मसल्स या आपकी बैक मूव करती है उसके कारण से कुछ वेर एंड टेयर होता है, तो उसकी वजह से जो बैक पेन होता है उसको मैकेनिकल बैक पेन। जैसे कि आपकी डिस्क फट गई, डिस्क की वजह से जेल बाहर आके नर्व को दबा रहा है, तो डिस्क प्रोलैप्स हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, हर्निएटेड डिस्क हो गया, या आपकी मसल ज्यादा स्ट्रेस में आ गई, उसको रेस्ट नहीं मिल पाया तो मसल स्ट्रेन हो गया, या आपकी बॉडी का आकार कुछ डिफरेंट है, टेढ़ापन आपने देखा होगा, कुछ बच्चों में देखा होगा, जिसको स्कोलियोसिस काइफोसिस बोलते हैं। किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है स्पाइन का, तो कमर झुक जाती है, उसको काइफोसिस बोलते हैं। ये सब कारण जो बैक पेन होता है उसको मैकेनिकल बैक पेन। दूसरा बैक पेन का कारण, जिसको हम ऑर्गेनिक बैक पेन बोलते हैं, जिसका कारण होता है कोई बीमारी या कोई डिजीज हो गई। तो डिजीज क्या हो सकती है? कमर में कोई एक तरह का इन्फेक्शन होना, गठिए की वजह से हड्डियां सॉफ्ट हो जाना, नर्व में सूजन हो जाना, या ट्यूबरकुलोसिस हो जाना, ये, या कोई बोन में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी खोखली होने की वजह से फ्रैक्चर हो जाना, ये सब ऑर्गेनिक या कोई बीमारी के कारण जो बैक पेन होता है उसको ऑर्गेनिक बैक पेन। और तीसरा जो सबसे कॉमन कॉज होता है बैक पेन का, कभी कभी वो होता है इडियोपैथिक, मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, तो ये भी एक तरह का बैक पेन। तो आपने देखा है कि अगर मैकेनिकल बैक पेन है, तो अगर आपकी बॉडी का पोस्चर ठीक नहीं है तो उसकी मैकेनिक्स ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बैक पेन। स्ट्रेसफुल अगर आपका वर्क है तो उसकी वजह से अ, आपका हैबिट्स गड़बड़ हो सकता है, या उसकी वजह से बैक पेन हो सकता है। आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है, आपकी मसल्स पुअर हैं, उसकी वजह से बैक पेन हो सकता है। या आपकी बॉडी में लचक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। तो अगर ये बैक पेन हुआ है तो इन कोई भी स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आपको आइडेंटिफाई करवाना डॉक्टर के पास जाके जरूरी है। उसकी इलाज करेंगे तो बैक पेन से राहत मिल सकती है। तो जैसे मैंने बताया, हड्डियां होती हैं बैक में, 33 बोन्स होती हैं स्पाइन में। अब उनमें से कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए तो आपका बॉडी, आपकी स्पाइन का मैकेनिक्स गड़बड़ हो जाता है। अगर कोई बिल्डिंग की एक फ्लोर में प्रॉब्लम हो जाए, वो झुक जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो ऊपर की पूरी इमारत पे असर आता है। तो इसका कारण हो सकता है गिरने की वजह से, जो कि ट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमजोर होने की वजह से हो सकता है, कैंसर की वजह से हो सकता है, या इन्फेक्शन जो सबसे कॉमन इंडिया में देखा जाता है ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है? कौन से लोग ज्यादा प्रोन है बैक पेन के लिए? प्रेग्नेंट लेडीज ऑब्वियसली, क्योंकि उनका पेट आगे बढ़ा हुआ है, तो जो कमर को उनको झुकाने पड़ता है, सो नहीं पाते, प्रॉपर पोस्चर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बैक पेन हो जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं है, दिन भर ऑफिस में बैठने का काम है, पोस्चर गलत, या किसी का कंटिन्यूस कंप्यूटर के सामने बैठने का काम है, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। किसी को पुरानी चोट लगी है, या बचपन से आकार गड़बड़ है स्पाइन का, जैसे कि स्कोलियोसिस या काइफोसिस बोलते हैं, उन कारणों की वजह से लोगों को ज्यादा बैक पेन होने के चांस। तो मैं तो ये कहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको बैक पेन से बचना है तो आप अगर अपना पोस्चर, अपनी हैबिट्स को कुछ बेटर कर लें, सिंपल ट्विक्स कर लें अपनी लाइफ में, तो इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इनको ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल होता है, प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल। तो कैसे प्रिवेंट करें? पहला, अपनी मसल्स को टोन रखें, मतलब थोड़ी एक्सरसाइज हर दिन करें, ताकि आपकी मसल्स प्रॉपर पोस्चर में रहें, प्रॉपर स्ट्रेंथ रहे उसमें, ताकि वो आपकी बैक की बोन्स को सपोर्ट कर सकें, आपकी नर्व्स फ्री रहें। प्रॉपर डाइट लें। आप अगर जिम में वेट्स उठाते हैं या अपने काम में भारी सामान उठाते हैं, तो प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक से उठाएं, ताकि आपकी बैक पे लोड ना आए। स्मोकिंग अवॉइड करें, क्योंकि स्मोकिंग से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी मसल में इंजरी हो सकती है। और अपनी कोर स्ट्रेंथ को अच्छा रखें। तो आप देख सकते हैं इस स्लाइड में लोग, चार तरह के आपने लोग देखे, जो सबसे कॉमनली हम इसी तरह से लंबे टाइम काम करते हैं तो हम कुछ बैठते हैं।
बट ये सारे पोस्चर्स आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही खराब हैं। इससे बेहतर है कि आप कुछ इस तरह से बैठें जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी बैक प्रॉपरली सपोर्टेड है कुर्सी पे, आपका जो आई लेवल है वो कंप्यूटर स्क्रीन के बिल्कुल लेवल पे है, ताकि आपकी गर्दन स्लाउच नहीं हो रही है, आपकी कमर सीधी है, आपके हाथ, आपके शोल्डर्स और एल्बो प्रॉपर रेस्टेड हैं क्योंकि आपका कीबोर्ड है एक प्रॉपर पोजीशन में है, आपके पैर के पास, फुट के पास एक छोटा स्टूल या कुछ पैर को उठाने के लिए होना चाहिए ताकि आपके पैर कंफर्टेबल रहें। और एक साथ आधे घंटे या 20 मिनट से ज्यादा ना बैठें, थोड़ी देर उठें, स्ट्रेचिंग करें ताकि आपकी बैक को रेस्ट मिले और वो स्पैज्म में ना जाए। ये आप देख सकते हैं मेजोरिटी हम लोग ऐसे ही कुछ सामान उठाते हैं, अगर जमीन पे गिर जाए तो हम झुकते हैं कमर से और सामान उठाने की कोशिश करते हैं, इससे हमारी कमर पे 2 से 3 टाइम ज्यादा लोड आता है। इससे बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप कमर ना झुका के घुटने से झुकें, नीचे से सामान उठाते टाइम कमर सीधी रखें, तो इससे आपकी कमर पे लोड नहीं आएगा और आप सामान अच्छी तरीके से भी उठा सकते हैं। तो आज की डेट में बहुत सारी चीजें हम पोस्चर से, एक्सरसाइज से अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें नर्व बहुत ज्यादा पेन में, नर्व का पेन है, नर्व पे दबाव है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होता है, सर्जरी से नर्व को फ्री किया जा सकता है, बट उससे पहले कई तकनीक आई हैं जो कि हम यूज करते हैं डे टू डे, जिसमें पेन से रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि इंजेक्शन होता है जो कैनाल के अंदर दिया जाता है जिसको एपिड्यूरल बोलते हैं। तो आपकी जो नर्व जो सूज गई हैं उन पे से दबाव हम हटा सकते हैं, सूजन कम कर सकते हैं, डिस्क को थोड़ा सा श्रिंक कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल डे केयर प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से आप घर से आराम पा सकते हैं। दूसरा ओजोन थेरेपी होता है जिससे जो डिस्क बाहर आई है उसको हम श्रिंक कर सकते हैं। फिर कुछ होता है हाइड्रो डिसेक्टमी, जो बाहर आ गई है उसको पानी के माध्यम से स्पेशल मशीन से कम किया जा सकता है, या लेजर के तकनीक से जो डिस्क बाहर आई है उसको जलाया जा सकता है, उसको श्रिंक किया जा सकता है। तो कई तरह की तकनीक सब अवेलेबल है। अगर इनमें से कुछ भी काम नहीं करता तो मिनिमली इन्वेजिव मतलब छोटे चीरे या की होल सर्जरी के द्वारा भी डिस्क अगर आपकी नर्व को दबा रही है तो उसको हम रिलैक्स कर सकते हैं बिना आपके बैक को खोले। जैसे पहले लोग सोचते थे कमर का ऑपरेशन मतलब एक बहुत ही गंभीर मेजर स्पाइन सर्जरी मतलब बहुत ही बड़ा कुछ हो गया, लेकिन आज की डेट में ये डे केयर प्रोसीजर के द्वारा भी हो सकता है, मिनिमली इन्वेजिव, कि आपने आज ऑपरेशन सुबह कराया है, बहुत लोग शाम तक डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। और फिर मेजर सर्जरी में स्पाइन फ्यूजन जो लास्ट रिसोर्ट रहता है वो भी आजकल मिनिमली इन्वेजिव तकनीकों से करा जा सकता है। फिर कुछ पेन रिलीफ के लिए स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर्स आ गए हैं, और ये चीज बहुत लोग जिनको पैरालिसिस है उसमें भी यूज किया जाता है, नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए ताकि मसल्स को कांस्टेंट सिग्नल मिलते रहे और पेशेंट चल पाए। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि बैक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बट हाँ अगर हमें कारण पता चल जाए तो हम इसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। और हमें ट्रीटमेंट से ज्यादा प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम सबको इस चीज की नॉलेज हो तो प्रिवेंशन के द्वारा हम इन प्रॉब्लम से बहुत लेवल पे हम बच भी सकते हैं। आप लोगों को किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो बैक पेन से रिलेटेड या अदरवाइज, तो आप पूछ सकते Yeah, thank you, Doc. Short and brief related to on back pain. सर एक यहाँ पे आ रहा है कि दी इसका कोई ऐसा कोई डायग्नोसिस है कि कैसे लो बैक पेन हम लोग डायग्नोसिस समझ में आएगा कि मेरा लो बैक पेन है? इन जनरल तो मेरे पास लो बैक पेन होता ही है, बट डायग्नोसिस कैसे होता होगा इन जनरल? एनी टेस्ट समथिंग इसमें इसमें कुछ हाईलाइट? हैं। जी, तो सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपको अगर बैक पेन 3 या 4 दिन से ज्यादा परसिस्ट करता है या बार बार परेशान करता है तो अपने डॉक्टर से मिलें। आपको पहले वो सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, आपको चेक करेंगे। 80% टाइम में अगर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें कोई टेस्ट की जरूरत नहीं होती, हमें पता होता है कि बैक पेन किस कारण से हो रहा है। और डायग्नोसिस जो जब हो जाती है तो सिर्फ उसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि सिंपल बैक का एक्सरे।
अगर नर्व की प्रॉब्लम दिखती है तो किसी को एमआरआई सजेस्ट करते हैं देखने के लिए कि ग्रेड 1 डिस्क प्रोलैप्स है, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है। कुछ लोगों में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, उन केसेस में कुछ ब्लड टेस्ट करने से सिंपल हमें पता चल जाता है। और किसी की अगर पैर में वीकनेस आ रही है तो कुछ नर्व के स्पेशल टेस्ट होते हैं जिनको ईएमजी एनसीबी बोलते हैं, तो कुछ केसेस में वो टेस्ट भी करने की जरूरत पड़ती ओके ओके। सर यहाँ पे है कि आपने डिस्कस उसमें एक पॉइंट था पुअर पोस्चर, तो इसको लेके आया है, कैन पुअर पोस्चर कैन कॉज क्रॉनिक लो बैक पेन? क्योंकि आज के दिन में बहुत सा बैठ के ही काम काज करते हैं, इतना ज्यादा अवेयरनेस उसमें ज्यादा कम है। पुअर है। पोस्चर जी कैन कॉज क्रॉनिक लो बैक पेन, एंड कितना दिन तक रहेंगे ये लो बैक पेन, कितना दिन तक रहता है? दीज आर ऑल। जी, तो हमें ये समझना जरूरी है कि पुअर पोस्चर एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। तो जब आप कंटिन्यूसली एक पोस्चर में बैठते हैं, आपका जो बैक का मसल्स है वो एक धनुष बाण के तार की तरह काम करते हैं। वो आपकी बैक को स्ट्रेट करके रखा हुआ है। तो आपकी मसल्स कांस्टेंट वर्क में है। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं देंगे, आपका पोस्चर ठीक नहीं रहेगा, तो मसल्स आपके सोचिए कांस्टेंट काम करें। और ये मसल्स जो हैं बोन पे अटैच होती है, इस पे कुछ टेंडन्स अटैच होते हैं, तो ये आफ्टर सम टाइम ये थक जाती है, ये गिव वे करने लगती है जब इंजरी होने स्टार्ट होती है। तो हमारी जो मसल्स के टॉनिक हैं, यूजुअली विटामिन B12 D3 या हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होने की वजह से ये मसल्स वीक होती हैं। और अगर कोई नॉर्मली एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता तो एनीवे उसकी मसल्स और वीक। तो क्रॉनिक मतलब अगर लॉन्ग टर्म आपका सपोज सिटिंग जॉब है, ऑफिस में आपका रोज 10 घंटे का काम है, तो आप हफ्ते में 5 दिन वही पोस्चर में रोज बैठ रहे हैं, तो आपकी मसल्स ओवर टाइम थक जाती है और वो गिव वे करती है, जो कि क्रॉनिक बैक पेन लाता है। तो अगर ये आइडेंटिफाई करा जाए कि आपके जो कौन से टॉनिक्स डेफिशिएंट है बॉडी में, उसको करेक्ट किया जाए, आपका पोस्चर ठीक किया जाए, तो आपको इन प्रॉब्लम से रिलीफ दिया जा सकता सर आज के दिन में हम लोग सब एक एक आया है क्वेश्चन, कैन योगा और स्ट्रेचिंग हेल्प रिलीव लो बैक पेन? ऐसा कुछ इसमें कुछ सर हाईलाइट ऑन। है। जी बिल्कुल। सो योगा, स्ट्रेचिंग, ये सब मैंने आपको बताया। अगर किसी का लंबा बैठने का काम है तो हर 20 से 25 मिनट में आपको खड़े होकर अपनी बैक को स्ट्रेच करना है। उससे दो चीजें होंगी, एक तो आपकी मसल्स जो है थोड़ा रिलैक्स होगी, पोस्चर चेंज होगा, एंड आपकी बॉडी में मूवमेंट होगा, तो फ्लूइड्स फ्लो करेंगे। तो इसकी वजह से आपकी जो मसल्स रिलैक्स करने के एंजाइम्स है वो रिलीज होते हैं, आप ऑक्सीजन मिलता है मसल्स को, तो वो वापस रिलैक्स होते हैं। तो और लॉन्ग टर्म में अगर कोई एवरीडे बेसिस पे योगा स्ट्रेचिंग करता है तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ता है, जिसकी वजह से भी इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको बैक पेन, फटीग, इन सब चीजों से रिलीफ मिल सकता थैंक यू, थैंक्स डॉक। एक सवाल एक आ रहा है, और वन और टू हम लोग Q&A लेंगे फॉर 1 or 2 minutes. Does lower back pain worsens with weather changes? Any seasonality impact on this lower back pain? है। जी, ये अगेन एक बहुत ही कॉमनली पूछा जाता क्वेश्चन है। तो जो मौसम है उसका बेसिकली बैक पेन से क्या रिलेशन है? अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जो कि अगर हम आम शब्दों में कहें तो गठिया, तो अगर किसी को गठिया है, तो जब भी गठिया होता है किसी को, तो जब मौसम चेंज होता है या सडन चेंजेस होते हैं उनके पास, या स्ट्रेस होता है, तो इस टाइम में बैक पेन बढ़ता है। सेकेंडली, अगर मौसम ठंडा होता है तो ऑब्वियसली सब चीजें जो है स्टिफ होती हैं, आपने देखा है, तो आपकी मसल्स भी थोड़ा सा स्टिफ रहती हैं ठंड से बचने के लिए। और इस टाइम में अगर आपकी मसल्स में विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो बैक पेन एग्रीवेट होने के चांसेस रहते हैं। And one last, is numbness or tingling in the legs related to back pain? Something like that? राइट। सो टिंगलिंग नमनेस अगेन, जब आप का एग्जामिनेशन आपके डॉक्टर करेंगे तो हम एग्जैक्टली exactly बता सकते हैं कि आपकी नर्व किस तरफ दब रही होगी। तो एक कई नमनेस और टिंगलिंग के कई कारण हो सकते हैं। तो उनमें से एक कारण होता है नर्व प्रेस होना कमर में। उसके और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर किसी को थायराइड हो, हाइपोथायराइड, तो उस उन केसेस में नमनेस और टिंगलिंग होने की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को हाइपरटेंशन हो, पैर में स्वेलिंग ज्यादा हो, उस केसेस में हो सकती है। किसी को डायबिटीज हो तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से
तो कई कारण हो सकते हैं। जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तब वो जब एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा, आपके ब्लड टेस्ट देखे जाएंगे, उससे हम असर्टेन कर सकते हैं कि टिंगलिंग नमनेस किस कारण से है। बट हाँ, बैक पेन की वजह से बहुत कॉमनली टिंगलिंग नमनेस हो सकती है। Thank you, doc. Any summary or any get home things to do for everyone? सो Can you highlight on that? Yeah. राइट, सो इफ एवरीबॉडी लिसनड और समवन जॉइंड, सिंपल टेक अवे ये रहेगा, अपने बैक पेन को निग्लेक्ट ना करें। अगर वो बैक पेन आपको 3 दिन से ज्यादा परेशान कर रहा है या 2 बार से ज्यादा रिकरेंट बार बार हो रहा है, तो उसका टेस्ट कराएं। सारे बैक पेन का कारण आपको आइडेंटिफाई हो सकता है और उसका इलाज बहुत इजी है। क्रॉनिक बैक पेन ट्रीट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपकी मसल्स एक मेमोरी ट्रेन हो गई है उस तरह से रहने के लिए। तो उस स्थिति से बचने के लिए उसको अर्ली डायग्नोसिस कराएं और ट्रीटमेंट करें। पोस्चर का ध्यान रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, स्मोकिंग और सिगरेट से बचें, और अगर लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग है तो हर 20 से 25 मिनट में खड़े होकर स्ट्रेचिंग। Okay. So, thank you, Doc. In the last stage of our event, that we'll like to extend our heartfelt gratitude, Doctor, for your obviously insightful session on this lower back pain. Though it's a vast subject, but you categorically enlighten on some of the points for the benefit of the crowd. Obviously, your knowledge and communication will be helpful for everyone, and in the session, both informative and empowering for all of us. So we hope today's discussion encourage you all. And in our Facebook Live, what we are doing for this patient awareness, I request you to come after 30 or 40 days once again on the same topic or maybe another topic to discuss on the path. And we hope today's discussion encourage all of you to take proactive steps toward better health and overall well-being. So stay informed and stay healthy. And until next time. So thank you, doctor. Thank you for the coming. थैंक यू।